नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर से बात करेंगे दो मुद्दों पर, आम आदमी पार्टी के सरकार के ही मुद्दों को लेकर के। एक तरफ मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने भेजा है समन, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में विजिलेंस टीम की तरफ से विधायक को दिया गया है, आम आदमी पार्टी के ही विधायक को दिया गया है क्लीन चिट। इस दोनों मुद्दों पर सर से बात करते हैं। सर, शुरुआत करते हैं मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया को अगर कल बुलाया गया है सीबीआई की तरफ से पूछताछ के मामले में शराब घोटाले को लेकर, तो मनीष सिसोदिया इससे बार बार पे ये क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है या फिर केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, इसके साथ मनीष सिसोदिया ये भी नहीं बता रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी इस जांच में ईडी ने जब्त की है। कम से कम 50-60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। मॉल की दुकानें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, हैदराबाद में प्रॉपर्टी है, बॉम्बे की प्रॉपर्टी है, वो सब जब्त की जा चुकी है। तो वो जांच में ही पकड़ में आई है। मनीष सिसोदिया साहब ने और आप पार्टी के लोगों ने इतनी चालाकी से, इतनी धूर्तता से, इतनी घटिया तरीके से ये काम किया है कि उसको पकड़ने में सीबीआई जैसी एजेंसी को भी पसीने आ रहे हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा घपला किया है। और ये शक बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब ये बार बार उसको डाइवर्ट करते हैं कि चूंकि हम शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ का काम कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार हमको टारगेट कर रही है। आपने शराब की दलाली में कितनी बड़ी लूट की है ये बताइए, सामने लाइए और सामने लाकर बताइए कि हाँ हाँ ये लोग थे, इनको इतना किक बैक इन्होंने दिया है, ये सब बताइए। ये बताने की बजाय वो डाइवर्ट करते हैं। तो सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इनको समन दिया है, ऑफिशियल समन आया है इनको। समन पे ये जाएंगे, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, इनसे पूछताछ की जाएगी। और ऐसा अक्सर होता है, इस केस में भी हो तो हो या नहीं हो तो कुछ नहीं पता, लेकिन समन के बाद ही जांच में अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि इनकी कस्टडी अब हमको लेके कस्टडी में रखना पड़ेगा, ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं या ये भाग जाएंगे या जांच के गवाहों को छेड़छाड़ करेंगे, हो सकता है कि वो कस्टडी में भी इनको ले लें। और तब जाकर गहन पूछताछ, जिसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन होती है बोलते हैं हम, वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए इनको फिर अरेस्ट भी कर लें तो इनको कस्टडी में ले सकते हैं। और अभी समन पे ये जाएंगे, इनको जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और सारी बातें जो जो वो पूछेंगे वो सब इनको बताना होगा। उससे संबंधित जो सबूत होंगे, जांच के हर एजेंसी के अपने अपने तरीके होते हैं। कभी इनके स्टेटमेंट ली जाएगी, कभी जो इनके अगेंस्ट में जो इनकी बातों का पीछे की बातों का जो भी कंट्राडिक्शन निकल के आया है वो इनको दिखाया जाएगा कि आपने ऐसा कहा था लेकिन ये बात सच्ची नहीं है, ये बात झूठी है, ऐसा निकल के आया है हमारी जांच में। तो वो कंट्राडिक्शन भी कराया जाता है, कोरोबोरेशन भी कराया जाता है और इंट्रोगेशन भी किया जाता है। तो ये अब सीबीआई की ये अपनी प्रक्रिया है, किसी भी जांच एजेंसी की यही प्रक्रिया होती है, पुलिस भी ऐसा ही करती है। तो उसमें इनको जाना चाहिए, खुशी खुशी जाना चाहिए। पीछे भी जब ये गए थे तो पूरा जुलूस लेकर गए थे और नारे लगाते गए थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह किया हो, बहुत बड़ा कोई काम किया हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी जांच चल रही है और इस जांच में गहरी गहरी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ईडी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त भी किया है। वो दूसरे लोग हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि इसी दलाली के पैसे से वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी, इसीलिए ईडी ने जब्त भी किया और कोई भी प्रॉपर्टी अभी भी कोर्ट से रिलीज नहीं हुई है। तो ये दिखाई दे रहा है कि सीबीआई अपनी डायरेक्शन में धीरे धीरे लेकिन बहुत स्टेडली चल रही है, अच्छे से चल रही है और इसकी तह तक जाकर शराब घोटाले में जो भी चीजें इन्होंने की हैं वो सब पकड़ लेगी। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी ने काफी ज्यादा जो संपत्ति है वो सीज की है, पर इन तमाम चीजों को दरकिनार कर कर हमेशा मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि मेरे दफ्तर और घर पर जांच की गई, तलाशी की गई, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, अब ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, ये कहते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा कि इतनी चालाकी से, इतने शातिराना ढंग से इन्होंने ये काम किया है कि ये पकड़ना मुश्किल हो गया है। फिर भी चीजें पकड़ी जा रही है। आप देखिए, समय तो लगेगा, 2 लेयर 3 लेयर तक ढका हुआ है,
शेल कंपनीज के थ्रू पैसा लिया है, प्रॉक्सीज के थ्रू पैसा लिया है, पैसे का बंटवारा किया गया है, तो वो सब धीरे धीरे पकड़ में आती हैं चीज़ें। और जांच एजेंसियां, कोई भी जांच एजेंसी हो तो उसको पता होता है कि समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ें सामने आ जाती है और वो पकड़ भी लेते हैं। और वैसा ही इस केस में भी हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन प्राइमा फेसाई जो दिखाई दे रहा है अभी कि इसमें इनकी संलिप्तता है, इनके हाथ काले हैं और इन्होंने दलाली में पैसा खाया है, ये दिखाई दे रहा है, सबको पता भी चल रहा है। और उसको ये झुठलाने के लिए हमेशा डाइवर्ट करते हैं, बातों को इधर उधर करते हैं, इसलिए डाउट और भी तेज होता है कि ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तभी तो बात को डाइवर्ट करते हैं, अपनी सफाई बिल्कुल नहीं दे रहे, कहीं कुछ नहीं बोलते। और जब ये पकड़ा जाएगा, जब ये चार्जशीट होगी, जब ये एविडेंस इनके खिलाफ आ जाएगी, तब जाकर ये बातें ये धीरे धीरे खुलेगी कि इन्होंने किस तरह से क्या क्या घपले किए थे। सर, एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है, सीबीआई ने, जैसा कि हमने जिक्र किया, कि बुलाया गया है, और वहीं दूसरी तरह अगर पंजाब में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो हमेशा इन चीजों को दोहराते हैं कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। एक तरफ दिल्ली में खुलासे हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सरकार को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है कि वहां पर घोटाले पकड़े जा रहे हैं। तीसरा नेता यानी कि विधायक जो है वो पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए, और अब ऑडियो क्लिप भी सामने आई है। तो सर, फिर कैसे विजिलेंस टीम ने क्लीन चिट दे दी? देखिए, ये जो केजरीवाल महोदय हैं और उनकी पार्टी है, ये इस बात को भूल चुके हैं कि इन्होंने सबसे पहले कैंपेन शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसको अब ये भूल चुके हैं। जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली है तो ये पार्टी की बातें ज़्यादा करते हैं और ये करप्शन और ईमानदार राजनीति और वो सब चीज़ें ये भूल चुके हैं। और बहुत ही दुखद बात यह है कि जो ईमानदार लोगों की छवि और ईमानदार राजनीति करने आए थे, वो सबसे ज़्यादा करप्ट हो गए हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी कारनामे कर दी हैं जो आज तक हमने देखा नहीं, सुना नहीं। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा और लोगों को, जनता को भी देखना पड़ेगा। पंजाब का जो विषय आप बता रहे हैं, वो अमित रतन जी एक एमएलए हैं जिन्होंने कि एक प्रधान से पैसे मांगे थे 5 लाख रुपए, तो उन्होंने एंटी करप्शन में वहां जाकर ट्रैप बोला था कि डालो, ट्रैप डाला, फिर एंटी करप्शन ने उसकी जांच की और अब क्लीन चिट दे दी है। ये बात ये नहीं बता रहे हैं कि एंटी करप्शन वहां का मुख्यमंत्री के अधीन होता है और मुख्यमंत्री ने ही, वहां की जो राज्य सरकार है उसने ही दबाव डालकर और एंटी करप्शन पर दबाव डालकर उनको दोष मुक्त कराया है। लेकिन ये शायद भूल गए कि जो प्रधान हैं उसने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दी है जिसमें वो सज्जन पैसे मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो ये जो तथाकथित रूप से जो ईमानदार लोग हैं, अब इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ऐसी चीजें इनके साथ हो रही है और ऐसी चीजों को ये बचा रहे हैं। और ये कहते थे कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग हैं, हम करप्शन को मिटा देंगे। ये बात अलग है कि दिल्ली में भी जो ये आए कि हम एफिडेविट देंगे कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगलो नहीं लेंगे, तो अब ये 8-8 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। 10-10 इनके घरों में एयर कंडीशनर चल रहे हैं, लाखों करोड़ों का बिल आता है, लाखों करोड़ों का चाय पानी का खर्चा इनका हो रहा है। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, ये तो समझ से परे है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता धोखे में आ गई है और इनको वोट देकर अब फंस गई है कि इन्होंने अब अपना खुलेआम दलाली का, किकबैक्स का शुरू कर दिया है जो किसी के कंट्रोल में कहीं नहीं है। ये गैंग बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, टैक्स का पैसा गायब कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के और पंजाब के विकास के लिए बहुत ही घातक होगा। और अगर ये पार्टी थोड़े दिन और रह गई तो हमारा विकास रुक जाएगा, दिल्ली का भी विकास जैसे अभी रुका हुआ है, और वैसे ही पंजाब में भी विकास रुक जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा और पंजाब के लोगों को फिर से फ्रस्ट्रेशन में जाना पड़ सकता है।